मॉर्निंग सभी को। आप सभी बच्चों का सिग्नेस कॉलेज ऑफ एजुकेशन बली ब्राह्मणा गोवाना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम में एक ऐसा विषय जो सभी के बारे में कि भी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, तो उसके बारे में, क्योंकि आप सभी को विदित है इसके बारे में कि भी कोई भी व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के साथ है, चाहे वो जुड़वाई बच्चे क्यों ना हो, लेकिन उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो ये टॉपिक जो है ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें ये आपके बीएड के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में फर्स्ट पेपर में आने वाला है। तो इसलिए इसको एक अच्छे तरीके से देखेंगे और इसको इस तरीके से भी देखेंगे कि अपने आप को जब हम पढ़े तो उसमें अपने आप में देखते हुए कि मैं कैसा हूँ और दूसरे में कैसे है, तो अलग अलग गुणों की विभिन्नता क्या क्या पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि भी कोई भी दो व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के साथ है एक समान नहीं हो सकते, और एक समान नहीं हो सकते तो किस किस रूप में एक समान नहीं हो सकते। हम उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो भी वो एक समान नहीं होंगे, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना के अनुसार। इसके साथ साथ उसके दिमाग की तरफ से देखें कि उसकी बुद्धि जो है वो दो बच्चों की एक समान नहीं हो सकती। जैसे हमने कई बार हम देखते हैं कि दो जुड़वा बच्चे, एक ही पेरेंट्स के दो जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन उनकी जो शारीरिक रूप से उसकी आपस में उनकी शक्ल जो है वो आकृति जो वो पहचान में नहीं आती। तो हम देखते हैं कि एक दूसरे पहचान में नहीं आता, वो छोटा है वो बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर के रूप से भिन्नता पाई जाती है। तो इसलिए इस भिन्नता को देखते हुए कि एक व्यक्ति के अंदर जो है एक बच्चा जो है जैसे जैसे छोटा है वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, तो उसके सभी रूपों में भिन्नता मिलती है। तो इसमें हमें एक लेखक के द्वारा जैसे बताया गया है कि टायलर के अनुसार शारीरिक आकार, जैसे मैंने कहा कि अभी शारीरिक आकार में भी कि एक पेरेंट्स के अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनका भी कद, उनकी फीचर चाहे एक समान क्यों न हो, लेकिन उसके शरीर, उसके वेट में, उसकी लंबाई में, उसके आकार में, इसमें उसमें परिवर्तन है पाया जाता है, उससे थोड़ा सा भेद मिलता है। इसी तरीके से उसका शारीरिक आकार एवं संरचना। अब उसकी बॉडी की संरचना कैसी है, आप देखिए कि कहीं भी एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग है, जैसे एक व्यक्ति आपने देखा तो उसके अनुसार दूसरा व्यक्ति को भी, क्योंकि सभी व्यक्तियों की सभी शारीरिक संरचना जो है अलग अलग बनाई गई है, तो कोई भी एक समान नहीं पाया जाता। अगर हम देखा जाए कि बुद्धि, अब बुद्धि को अगर हम देखते हैं कि उसकी बुद्धि कैसी है, किसी की बुद्धि बहुत ही तीव्र बुद्धि है, कोई सामान्य बुद्धि का है, कोई बच्चा जो है वो कमजोर बुद्धि का है, कोई बच्चा जो है इस तरीके से क्या होगा कि जड़ बुद्धि है उसकी। तो इस तरीके से क्या होगा कि कोई मंद बुद्धि बच्चा है, तो बुद्धि के अकॉर्डिंग भी एक जैसा जो जुड़वा बच्चे आए हैं वो उनकी बुद्धि के अंदर भी अंतर है पाया जाता है। रुचि, हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की रुचि जो है वो अलग अलग होती है। अब परिवार में हम खाना तैयार करते हैं, लेकिन उसके अंदर उसमें भोजन में परिवर्तन, किसी को मिर्चें पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को कोई चीज़, तो उसकी रुचि। और फिर उसके कार्य करने में किसी की रुचि ड्राइंग करने में है, किसी की मैथ पढ़ने में है, किसी की सोशोलॉजी पढ़ने में है, और किसी की खेल में है, किसी की कविता में है, तो इसलिए उसकी रुचि भी अलग होती है। मानसिक अक्षमताएं, मानसिक रूप से वो उसकी कितना कार्य करने की क्षमता है, कितना याद कर सकता है, कितना काम कर सकता है मानसिक रूप से। और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापने योग्य है कि एक व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कि व्यक्तित्व किसे कहेंगे कि भी एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जो उसका हम बाहर से देख रही हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे, उसका व्यक्तित्व कैसा, उसमें विभिन्नताओं के व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। उसमें उस व्यक्ति के अंदर जो जो चीजें, चाहे वो शरीर से लेके, चाहे बुद्धि से लेके, चाहे रुचि से लेके, चाहे कार्य करने की क्षमता से लेके, चाहे बुद्धि की अक्षमता को लेके, इन सारी चीजों को देखते हुए हर एक व्यक्ति के अंदर जो जो डिफरेंसेस होते हैं, जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसको हमें व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो है व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों
किस तरीके से पाई जाती है, उसके कारक क्या है, उसके फैक्टर क्या है जो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। अब हम इस सोचें कि उसके कारक क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब जैसे ही मतलब जो चाहे वो जीव है, जो प्राणी हमारे संसार के अंदर आया है, तो मैंने पहले भी एक उसमें बताया था कि वंशानुक्रम गुण। अब वंशानुक्रम फैक्टर जो है वो कारक जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कि एक बच्चे के अंदर 10 पीढ़ी तक के उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। तो वंशानुक्रम जो है वो, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जो है वो उसमें आते जाते हैं। एक माँ बाप है, दोनों के दोनों, और उनका बच्चा जो है वो छोटे कद के हैं या उनकी बुद्धि की क्षमता जो है वो कम है, लेकिन उनका बच्चा जो है लंबा भी हो सकता है, उसके साथ साथ उसका बच्चा जो है तीव्र बुद्धि का। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखते हैं तो उन्हीं के बच्चे जो है वो उन्हीं जैसे ही पाए जाते हैं। इसमें क्या होगा कि व्यक्तिगत मतलब वंशानुक्रम है कि 10 पीढ़ी तक के, मैंने कहा कि एक जो बच्चा है वो उसके पेरेंट्स जो वो छोटे कद के, लेकिन बच्चा जो लंबे कद का हो गया है, तो उसमें हम कहेंगे कि उसके कोई भी जो पीढ़ी में फला व्यक्ति जो है ना वो लंबा था, इस वजह से उसका इफेक्ट आता। तो हमारा वंशानुक्रम भी जो है ना वो काफी इफेक्ट डालता है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर पाया जाता है। अब दूसरा देखते हैं कि जिस वातावरण में, अब इसके साथ हम देखें कि जैसे वंशानुक्रम में जैसे जन्म लिया जिस व्यक्ति के, जिस परिवार में जन्म लिया है और जिस एनवायरमेंट में, क्योंकि उसने जन्म तो ले लिया लेकिन उसके एनवायरमेंट का इफेक्ट जो है ना वो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अब हम एनवायरमेंट में देखते हैं कि जब बच्चा जिस परिवार के अंदर आया है, क्योंकि परिवार का वातावरण है, उसके आस पड़ोस का वातावरण है, उसके पेरेंट्स की शिक्षा का, या पेरेंट्स से किस तरीके से बात करते हैं, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनके अंदर मतलब गुण है, उन सारी चीज़ों का कहाँ से लेता है वेग बेबी, वो अपने परिवार से लेता है। और परिवार से लेता है तो परिवार का जो वातावरण है वो किस टाइप का, उसके ऊपर भी उस बच्चे का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये इफेक्ट जो पड़ता है वो उस बच्चे के माँ के गर्भ के समय माँ किस वातावरण में थी, उसी से वो बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रहण करता है। और ग्रहण करता है जैसे एनवायरमेंट में आता है, उस परिवेश में आता है, तो परिवेश में आने के बाद भी उसके ऊपर है वो उसी से सीखता है। हम ये कहते हैं कि वो बच्चे ने कैसे सीखा, कहाँ से आया, मैंने तो उसको सिखाया नहीं, लेकिन क्योंकि जैसे मदर एंड फादर, दादा दादी जो बातें करते हैं, जो रिएक्शन होते हैं, जो भी जैसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसके अनुसार उसका इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, तो उसी से वो सीखता है। तो वातावरण का भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखिए कि आयु एवं बुद्धि। अब आयु एवं बुद्धि में कि जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे का उसकी आयु, जैसे बच्चा छोटा है तो जैसे जैसे वो सीखता चला जाता है, तो उसमें जैसे वो सीखता है तो सीखने का उसका लेवल जितने ज़्यादा वो सीखता है, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो उसको देखते हैं कि इस बच्चे ने अपनी आयु के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चा जन्म लिया उस समय उसने कुछ समय के बाद उसने माँ को पहचानना, ये सारे सीखना, फिर उसने बोलना, फिर उसने ये सारी चीज़ प्रोसेस में आता है ना, तो उसको उसकी बुद्धि, तो उसमें देखेंगे कि आयु के साथ साथ बुद्धि का, कि उस बच्चे ने कितना सीखा है, और सीखा है तो उसके बारे में कि ये बच्चा जो है इसकी बुद्धि जो है वो अच्छी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है, उन बातों को कैच कर लेता है। तो आयु और बुद्धि का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक तत्व। अब शैक्षिक में क्या होगा कि शैक्षिक के अंदर जिस तरीके से बच्चे ने आया उसमें तो प्रभाव डाला कि एक बच्चा, एक परिवार है शिक्षित है और उसके अंदर इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी शुद्ध बोली जाती है, या पंजाबी परिवार में तो पंजाबी बोली जाती है, उर्दू, मुस्लिम परिवार में उर्दू बोली जाती है, तो उसका शिक्षा का स्तर उस परिवार का कैसा है, तो बच्चा क्या होगा कि जैसा उसका शिक्षा का स्तर होगा, बच्चा जो है उस व्यक्ति के अंदर उसका प्रभाव होगा और वो उसी तरीके से उसको अपने अंदर मतलब सीखेगा, ग्रहण करेगा। और अगर मान लिया परिवार जो है जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, और उसका वातावरण जो वो ऐसी जगह पर रह रही है जिसमें कि है वो बच्चे को अच्छे तरीके से न हिंदी बोली जाती, मतलब उसकी भाषा जो है वो सही नहीं है, सही व्यवहार नहीं किया जाता, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कि उस बालक के ऊपर जिसने एक पूरा बड़ा व्यक्ति बनना है, और उसमें हम देखते हैं ना, दो व्यक्तियों को देख के अभी ये तो जो है ना मतलब बाहर से उसकी लैंग्वेज से, भाषा से बात करते हैं कि ये हिंदी पढ़ा हुआ है या इंग्लिश पढ़ा हुआ है, ये उस एरिया का पढ़ता है, ये उस एरिया का पढ़ता है, ये उस लैंग्वेज को बात करता है जहाँ पर बिल्कुल मतलब जो अनपढ़ परिवार है, जिसने मतलब शिक्षा का
पता ही नहीं है, तो इसलिए इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आर्थिक दशा, हम आर्थिक दशा को भी देखते हैं कि ये हमारा परिवार जो है आर्थिक रूप से कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आर्थिक का इफेक्ट उस बच्चे से जो बच्चा जो है, जिसको एक पूरा व्यक्ति, एक मानव पूरा तैयार होना है, उस बच्चे की के परिवार के अंदर आर्थिक स्टेटस क्या है। अब बच्चे के पहले तो गर्भ के समय अगर देखें तो मतलब उस माँ को जो है वो सही पोषण दिया गया है, नहीं दिया गया, जिससे कि बच्चे के सारे अंगों का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ जैसे वो उस परिवेश में आता है जन्म के बाद, तो उस समय उसका जो परिवार है वो आर्थिक रूप से कितना स्ट्रॉन्ग है और वो किस तरीके का उसको भोजन देते हैं, तो पोषण का भी उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है आर्थिक दिशा में। आर्थिक दिशा में एक कमजोर परिवार है और एक अच्छा परिवार है जिसके पास इनकम के सोर्स अच्छे, जो उसके लिए सारी चीजें अच्छी मात्रा में ला सकते हैं। और इसके साथ साथ लिंग और भेद, अगर हम लिंग और भेद में देखा जाए तो इससे ये दर्शाता है कि भाई मतलब पुरुष और महिला, लड़का और लड़की। अब इसमें भी इसका प्रभाव कैसे पड़ता है कि भी मतलब इसमें भी ये प्रभाव डालते हैं कि भी एक बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया, बेटे को खाने के लिए अच्छा दे दिया, बेटे को खेलों के लिए बाहर भेज दिया, इसमें एक परिवार जो है उसको हर जगह पे बेटे को आगे कर दिया। लेकिन उसी जगह पर बेटी को जो है उसके पोषण को देखा जाए तो दूध जो देते हैं, दूध में भी पानी मिला दिया, दही की जगह लस्सी का प्रयोग कर दिया, खाने के लिए मतलब पूरा पोषण ना दिया गया। इसके साथ साथ उसको जो है पढ़ाने के लिए एक विद्यालय में प्राइवेट अच्छे स्कूल में ना भेजने की बजाय सामान्य एक सरकारी मतलब एक अच्छे उस सामान्य स्कूल में भेज दिया गया। और अगर वो खेलने के लिए जाना चाहती है, बाहर एजुकेशन लेने के लिए जाना चाहती है, तो उसमें उसको बाहर नहीं भेजा जाता। तो उसके अंदर भी दो, क्योंकि लिंग भेद की भी मतलब है पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की के अंदर उस जो वो पेरेंट्स के द्वारा भेद किया गया है, उसका भी उसके व्यक्तित्व के ऊपर उसके भिन्नता का कारण बनता है। अब हम अगर देखा जाए कि भी इसके अंदर जो ये है कि मतलब इसको मैं किस तरीके से माप सकते हैं, इसको हम किस तरीके से इसकी आवश्यकता पड़ी हमें कि अलग अलग व्यक्ति की जो भिन्नता है उसको हम किस तरीके से माप सकते हैं। तो स्किनर जो हमारा वैज्ञानिक है उसने एक मतलब रिसर्च की और उस पर एक खोज करने के बाद जब एक तथ्य उभर कर आए तो उसमें ये सामने बात आई कि भी किसी भी व्यक्ति के अंदर उसको हम कैसे माप सकते हैं। अब उसकी बुद्धि का, क्योंकि इसमें लिया गया कि एक बच्चों को लिया गया, उनको कुछ कार्य दिया गया और कार्य करने दिया गया, तो उस कार्य करते हुए उसमें ये पता हुआ कि भी मतलब उस एक बच्चे ने बहुत जल्दी उस कार्य को अच्छे तरीके से कर लिया, दूसरे बच्चे ने कम किया, तीसरे बच्चे ने उससे कम किया। तो इस तरीके जैसे टीचर जो क्लास के अंदर जब टीच करता है, पढ़ाता है, तो उसमें पढ़ाता तो वो इक्वल है सभी को, लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़ाता है उसको उसी टाइम ग्रहण कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो है जाने के बाद बुक निकाल के उसमें लिख के ग्रहण करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो उसको अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाते। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी बुद्धि का आकलन है कि जिस बच्चे ने जल्दी ग्रहण किया वो हमारा तीव्र बुद्धि का है, जिस बच्चे ने जाने के बाद उसको लिख के ग्रहण किया है, उसको पढ़ा भी है, वो हमारा क्या है कि सामान्य बुद्धि का बच्चा है। और इसके साथ साथ अगर उससे भी ज्यादा उसका बच्चा है तो उस बच्चे की सामान्य से भी कम बुद्धि है। अगर बच्चे को कई ग्रुप में लेके और बार बार उसको लिख के पढ़ के बार बार समझाया जाता है, तो वो हमारा बच्चा आया कि जड़ बुद्धि का है कि उसको हमें बार बार कहना पड़ता है। अगर जिस बच्चे को बिल्कुल समझ ही नहीं आता वो हमारा बच्चा बिल्कुल मतलब है उसकी बुद्धि जो है वो अच्छी नहीं है। तो बौद्धिक अक्षमता का आकलन कि उसने और जितना, तो इसके अकॉर्डिंग किया जाता है कि जब टीचर है पढ़ाता है या पेरेंट्स बच्चे को सिखाते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में सीखता है। अब उसका सीखने का दूसरा देखा, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग किससे लिया गया, सीखने से, कि उसने कितनी मात्रा में सीखा है, कितनी मात्रा में जो सिखाया गया है, चाहे वो किसी के द्वारा भी सिखाया गया है, उसने अपने पेरेंट्स से सीखा, टीचर से, तो उसने कितने जल्दी सीखा है, पूरा सीखा है या उसने कम सीखा है। जिस तरीके से कहते हैं स्मृति के भी मतलब है कि एक लघु स्मृति और एक वृहद स्मृति। अगर जब हम उसको 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग बोलते हैं तो कुछ बच्चे उन काउंटिंग को अच्छे से उसको याद करके उसी में बोल देते हैं, कुछ बच्चों को बीच बीच में स्किप हो जाते हैं, बीच बीच में वो रह जाती है। तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये बच्चा बहुत जल्दी पकड़ता है तो वो तीव्र बुद्धि का है। जिस बच्चे को बीच बीच में रह गए वो सामान्य बुद्धि का, और जिस बच्चे को उसमें से 1 2 आए तो वो हमारा बिल्कुल ही औसत से भी कम बुद्धि का है।
तो इस तरीके से हमें फिर उसकी समस्याएं, अगर मान लिया सामने किसी व्यक्ति के अंदर कोई समस्या आ जाती है, एक व्यक्ति जो है ये अचानक मतलब कोई समस्या आई तो वो उसके मतलब ऊपर जल्दी इफेक्ट करता है। एक जो है बिल्कुल समझ के उस समस्या को किस तरीके से निदान करना है उसको लेके चलता है। तो समस्या के प्रति उसका क्या क्या इफेक्ट है, क्या संवेग है, मतलब उसका इमोशन क्या है उसके ऊपर, और किस तरीके से उसको उस समस्या का वो समाधान करने जा रहा है। तो संवेगात्मक जो समस्याएं हैं तो ये उसको लेकर भी उसका मापन किया जाता है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से बच्चे के मतलब भविष्यवाणी, अगर भी बच्चा जो जल्दी सीख रहा है, जल्दी कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में भी टीचर भी भविष्यवाणी कर सकता है, उसका पेरेंट्स भी भविष्यवाणी कर सकता है। और व्यक्ति की रुचि की, बच्चे की रुचि या बालक की रुचि किस उस पर, उसके बारे में भी। तो इसमें हमने अभी तक देखा कि उसकी एक व्यक्ति के अंदर उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कारक क्या है और उसको किस तरीके से मापा जा सकता है। तो बच्चों आप जो है इतना जो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बारे में आप अच्छे से मेरे से अगर कोई कमेंट्स बॉक्स में डालना चाहता है, कोई समस्या है, तो उसका भी हम आपको सुझाव देंगे।